मैं इस वक्त परेशान होकर अपने कमरे में बैठी हुई थी। मेरा दिमाग अभी तक अपनी सहेली की बातों में उलझा हुआ था। एक तरफ मेरी माँ थी और दूसरी तरफ मेरी मोहब्बत थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं अपनी माँ को बचाऊं या अपने प्यार को। उन दोनों में से किसी एक को ही मैं बचा सकती थी। मेरा मोबाइल मेरे हाथ में था और दूसरी तरफ मेरी सहेली मेरे जवाब का इंतजार कर रही थी। आधी रात तक मैं इसी बारे में सोचती रही और फिर मैं एक फैसले पर पहुंच गई कि अगर मैंने अपनी माँ को खो दिया तो मैं कभी भी खुद को शायद माफ नहीं कर पाऊंगी। फिर मैंने अपनी सहेली का नंबर मिला लिया था। उसे मैंने अपना फैसला सुना दिया। मेरी बात सुनकर वो बहुत खुश हुई और मुझे कहने लगी कि मुझे तुमसे इसी समझदारी की उम्मीद थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें सौतन नहीं अपनी बहन बनाकर लेकर आऊंगी, तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगी। और मुझे यकीन था कि जो वो कह रही है वो सच है, क्योंकि वो मेरी सहेली से ज्यादा मेरी दीदी की तरह थी और मेरा हमेशा ही बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। वो मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती थी। फोन बंद करने के बाद मैं रो पड़ी थी। प्यार की कुर्बानी देना, अपने प्यार से दूर रहना आसान काम नहीं था, मगर अपनी माँ की वजह से मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ी थी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। मैं जानती थी कि ऋतिक को ये सब पता चलेगा तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। उसे लगेगा कि मैंने उसे धोखा दिया है, जानबूझकर किसी और के साथ शादी की है। मगर हकीकत क्या थी ये तो माँ ही जानती थी, या फिर मेरा ऊपर वाला जानता था। वो रात मैंने कांटों के ऊपर बसर की थी। मैं जानती थी अब आने वाली हर रात ही मेरे लिए ऐसे ही तकलीफ भरी गुजरेगी। अपनी माँ और सहेली को खुशी देने के लिए मुझे ये कुर्बानी देनी ही पड़ी। ऋतिक को तो कोई भी लड़की मिल सकती थी, किसी भी अच्छी लड़की के साथ वो अपनी जिंदगी शुरू कर सकता था। मगर मेरी माँ को कुछ हो जाता, मैं उन्हें खो देती, तो मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकती थी। उनके बगैर मैं कैसे जी पाती। यही सोचते सोचते मैं भी सो गई थी। और फिर अगले दिन अपनी माँ के बुलाने पर ही मेरी आंख खुली थी। आज भी उनकी तबीयत खराब थी। मैं उन्हें अस्पताल लेकर आ गई थी। डॉक्टर ने चेक करके कहा कि उनकी सेहत तो रोज बरोज खराब हो रही है। मैं जब उन्हें लेकर वापस घर आई तो मेरी सहेली अपने पति के साथ घर में मौजूद थी और उन दोनों ने मेरे फैसले को पसंद किया था। मेरी सहेली के पति जल्दी ही मुझसे शादी करना चाहते थे और फिर मैंने दिल पर पत्थर रखकर उनके साथ शादी के लिए हाँ कर दी थी। जब मेरी माँ को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे इस बात से दूर रहने को कहा, क्योंकि उन्हें पता था कि मैं और ऋतिक एक दूसरे को पसंद करते थे। तभी वो मेरे इस फैसले पर हैरान थी, मगर कोई भी मेरा ये फैसला बदल नहीं सकता था। मुझे इस बात पर कोई पछतावा नहीं था कि मेरी माँ की जिंदगी सबसे बढ़कर अजीज थी। मैं इस जैसे कितने प्रेम को छोड़कर अपनी माँ पर वार कर सकती थी। ऋतिक मुझसे नाराज होकर वहां से चला गया था। उसका कहना था कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। ये बात तो मैं भी जानती थी कि मैं उसके बिना खुश नहीं रह सकती। मैं उसे दूर रहकर भी उसे याद करने वाली थी। मैं इस वक्त अपने पति के कमरे में उनका इंतजार कर रही थी। मैं रूपाली के बारे में सोच रही थी कि उसके लिए ये कितना मुश्किल होगा, अपने पति को खुद ही किसी और लड़की के हवाले करना। तभी कमरे में आकर उन्होंने लाइट ऑफ कर दी थी। मुझसे कहने लगे कि अपनी पत्नी की जगह किसी और को देना मेरे लिए आसान नहीं है। तुम भी इस बात को समझ जाओ और कपड़े बदलकर इधर आओ। अब मैं पूरी तरह से उनकी हो गई थी। अब तो मेरे दिल में उनके लिए जगह भी बनने लगी थी। अगले दिन जब मैं उठी तो मैं रूपाली से नजरें चुरा रही थी। मुझे उसको देखकर दुख का एहसास हो रहा था कि ऐसे लग रहा था जैसे मैंने उससे उसके पति को छीना है। मगर फिर मैं ये सोचकर अपने ख्याल को झटक देती कि उसने खुद ही अपने पति से मेरी शादी करवाई है। सुबह उठने के बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ऑफिस जा चुके हैं और इस वक्त घर में मेरे जेठ और रूपाली मौजूद हैं। मैं रूपाली के साथ ही अपनी माँ से मिलने के लिए आई थी। मेरी माँ मुझसे नाराज थी। वो अभी तक ये बात नहीं जानती थी कि मैंने आखिर ये शादी करने का फैसला क्यों किया था। उन्हें ऋतिक ने बहुत कहा था कि वो मुझे इस काम से दूर रखे, मगर जब मैंने उनकी भी ये बात नहीं मानी तो वो मुझसे नाराज हो गए थे। अगर उन्हें पता चल जाता कि मैंने ये फैसला क्यों किया है तो शायद उनकी नाराजगी खत्म हो जाती। मगर मैं उन्हें किसी किस्म के भी एहसास जुर्म में नहीं चाहती थी। जब हम वापस आए तो सामने मेरा जेठ बैठा हुआ था। वो मुझे गहरी नजर से देख रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा प्रेम मेरे लिए नजर आ रहा था। ये देखकर मैं घबरा गई थी कि मुझे अपने जेठ से डर लगता था, क्योंकि उसका चेहरा बुरी तरह से जल चुका था। अभी तक उसकी इसी वजह से शादी नहीं हो पाई थी। उसको देखकर लड़कियां डर जाती थी। उसका रुपया पैसा भी उसके किसी काम नहीं आया था, क्योंकि उसका चेहरा ठीक नहीं हुआ था और ना ही कोई लड़की उसके पैसे की वजह से उससे शादी करने के लिए राजी थी।
वो अकेले ही जिंदगी गुजार रहा था। उसे हमेशा देखकर मुझे उस पर तरस आता था, मगर इस वक्त वो मुझे जिन नज़रों से देख रहा था उन्हें देखकर मैं डर गई थी। रूपाली काफ़ी देर से मेरे चेहरे को देखती रही, फिर मुझे कहने लगी कि तुम आकाश को देखकर डर क्यों जाती हो, वो बहुत अच्छा है। पता नहीं क्यों उसे देखकर मुझे डर लग जाता था। इसका चेहरा क्या सारी जिंदगी ऐसे ही रहेगा, ये ठीक नहीं हो सकता। रूपाली उदास हो गई, तब कहने लगी कि इन लोगों ने बहुत कोशिश की है मगर इसका इलाज मुमकिन नहीं हो सका। बात तब खत्म हो गई थी। मैं सोचती थी कि रूपाली का दिल कितना बड़ा था कि उसने अपना पति मेरे हवाले कर दिया था। क्या उसके दिल में औलाद की इस कदर चाहत थी कि इतनी बड़ी कुर्बानी भी दे सकती थी। मेरे पति रोज़ाना कमरे में आने के बाद लाइट ऑफ कर दिया करते थे। उनका कहना था कि मैं रूपाली की जगह किसी और को कभी भी नहीं दे सकता, इसलिए जब तक ऐसा चलता है चलने दो, जब तक मैं नॉर्मल नहीं हो जाता तुम ये सब बर्दाश्त करो। मुझे भी इस बात पर कोई एतराज़ नहीं था। रूपाली की तबीयत भी कई दिनों से ख़राब थी। मैंने उसे बहुत कहा कि मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती हूँ, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। और फिर शाम को जब मेरे पति घर आए तो वो उनके साथ डॉक्टर के पास गई। ये देखकर मुझे बहुत अजीब सा एहसास हुआ था। आज रात को मैं उसको देखने के लिए उसके कमरे में आ गई। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था, मगर अंदर से किसी के बातें करने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मैं हैरान रह गई कि रूपाली के कमरे में ये मर्द कौन था। मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई थी। क्या रूपाली का किसी से चक्कर चल रहा था? रूपाली क्या किसी और मर्द को पसंद करने लगी थी? जब भी उसने अपने पति की दूसरी शादी करवा दी थी तभी उसने अपने पति को मेरे हवाले कर दिया, वरना वो क्यों ऐसा कर सकती थी। मैंने कमरे का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। फिर मैं सोचते हुए अपने कमरे में वापस आ गई थी। रूपाली ऐसे कैसे कर सकती थी? वो तो अपने पति से बहुत मोहब्बत करती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये सब क्या है। अब हर दूसरे तीसरे दिन मैं जब भी अपने कमरे से बाहर निकलती तो रूपाली के कमरे से आवाज़ सुनाई देती थी। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि उसका सच में ही किसी के साथ चक्कर चल रहा था। और फिर मैं अपने पति को ये बात बताना चाहती थी, मगर रूपाली मेरी सहेली थी, मैं उसके साथ ऐसा कैसे कर सकती थी। मैंने सोचा कि मुझे रूपाली को समझाना चाहिए कि अपने पति को धोखा मत दो। उसकी तबीयत ठीक होने के बजाय ख़राब हो रही थी और उसे इस बात की कोई फिक्र भी नहीं थी। वो जो कुछ भी खाती थी उल्टी हो जाती थी, मगर वो इस बात को नॉर्मल अंदाज में ले रही थी, जैसे ये कोई फिक्र की बात ही ना हो। मुझे बहुत परेशानी थी। मेरे पति हर रात मुझसे ऐसे प्यार करता जैसे उसका कभी रूपाली से कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं अपने पति को कहती थी कि आपको रूपाली को भी टाइम देना चाहिए, आपको उसके कमरे में भी जाना चाहिए, मगर वो कहते कि इतने साल से मैं उसी को ही तो वक्त दे रहा हूँ। हमारी नई नई शादी हुई है और हमें एक साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारना चाहिए। उनकी बात सुनकर मैं खामोश हो जाती थी। और फिर मैंने रूपाली से पूछा कि रात को तुम्हारे कमरे में कौन था, तुम किससे बात कर रही थी? जानती हो, अगर पति को पता चल गया तो क्या होगा? रूपाली के चेहरे का रंग बदल गया। वो मुझे कहने लगी, ये बात किसी को भी मत बताना। ये सुनकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैं उससे कहने लगी कि मैं तो किसी को भी नहीं बताऊंगी। अगर खुद से तुम्हारे पति को पता चल गया तो जानती हो क्या होगा? वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा। रात को सोते हुए मैंने अजीब सा ख्वाब देखा था, जिसे देखकर मैं डर गई थी। मैंने अपने पति की तरफ देखा, वो सो रहा था। मुझे अंधेरे में बहुत डर लग रहा था, इसलिए मैंने कमरे की लाइट ऑन कर दी। लाइट ऑन करना ही था कि मेरे पति हड़बड़ाकर उठ बैठे। अब जब मेरी उनके चेहरे पर नज़र पड़ी तो मैं बुरी तरह से चीख पड़ी थी, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति का। मैं छोटी सी थी जब मेरे पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने ही मुझे पाला था, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था। उनके लिए मैं ही सबसे बढ़कर थी। मेरी खुशी से ज़्यादा तो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं था, और मैं भी उन्हें खुश करने के लिए हर वो काम करती थी जो वो मुझे कहती थी। अपने स्कूल में मैं सबसे अच्छे नंबर लाती थी। मोहल्ले में भी किसी बच्चे से लड़ाई नहीं करती थी, किसी से झगड़ा नहीं करती थी, और ना ही कभी मेरी माँ को शिकायत मिली थी। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे। अब मैं कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म कर चुकी थी और अब मैं एक कंपनी में नौकरी कर रही थी। मेरी माँ अब बूढ़ी हो गई थी। अब वो बहुत ही ज़्यादा बीमार रहने लगी थी। मैं जब भी उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाने की बात करती तो मुझे ये कहकर टाल देती, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, दवा लेने से मैं ठीक हो जाऊंगी। ये सुनकर मैं काफ़ी परेशान हो जाती। उन्हें कहती कि जब तक वे डॉक्टर के पास नहीं जाएंगी तब तक ठीक कैसे होंगी, मगर माँ को ये बात समझ में नहीं आती थी। इन्हीं दिनों मेरी ऋतिक के साथ मुलाकात हुई थी। वो भी मेरी ही कंपनी में नौकरी करता था।
वो एक गरीब लड़का था, मगर वो मेरे साथ बहुत अच्छा था, मेरा बहुत ख्याल रखता था, जिसकी वजह से मुझे उससे मोहब्बत हो गई थी। हम दोनों का ही शादी करने का इरादा था। वो भी आजकल के लड़कों की तरह टाइम पास नहीं था। वो भी मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा खुश था। हम दोनों का एक साथ वक्त अच्छा गुजरता था। हम दोनों ने 7 जन्म एक साथ गुजारने के वादे किए थे और मुझे यकीन था कि हम दोनों हमेशा एक साथ ही रहेंगे। मैंने अपनी माँ को भी ऋतिक से मिलवाया था। उन्हें भी ऋतिक बहुत पसंद था और वो मुझे कहती थी कि तुम दोनों जल्दी शादी कर लो। मैं भी जल्दी फैसला करना चाहती थी। इन्हीं दिनों मेरी सहेली रूपाली जब भी यहाँ आती थी, वो बहुत ही ज़्यादा उदास रहती थी। उसकी शादी को 5 साल गुजर चुके थे और जब मैं उससे उसकी उदासी की वजह पूछती तो वो रोते हुए कहती कि अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं, जिसकी वजह से मुझे लोगों से बहुत बातें सुनने को मिलती हैं। तब मैं उसे तसल्ली देती कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऊपर वाला तुम्हें सब कुछ देगा जो तुम चाहती हो। एक दिन जब माँ की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई और वो खून की उल्टियाँ कर रही थी, तो ये सब देखकर मैं बुरी तरह से डर गई थी। तभी मैंने ऋतिक को कॉल करके घर बुलाया और उसके साथ मिलकर अपनी माँ को मैं अस्पताल में लेकर गई। फिर डॉक्टर भी ये सब देखकर घबरा गए थे। उन्होंने मेरी माँ को अस्पताल में ही एडमिट कर लिया। मैं बुरी तरह से परेशान थी कि न जाने मेरी माँ को क्या हो गया है, वो कब तक ठीक होंगी। अगले ही दिन जब रिपोर्ट आई, उन्हें देखकर मैं फूट फूट कर रो पड़ी थी, क्योंकि माँ को कैंसर था और अभी उनका इलाज मुमकिन था, मगर ये इलाज बहुत ही ज़्यादा महंगा था। इसके लिए बहुत से पैसे चाहिए थे जो कि मेरे पास नहीं थे। मैं बहुत परेशान थी, मैं क्या करूँ। आज रूपाली मेरे पास आई तो वो बहुत खुश लग रही थी, मगर जब उसने मेरे चेहरे पर नज़र डाली तो वो परेशान हो गई और मुझसे जब उसने मेरी उदासी के बारे में पूछा तो मैंने उसे सारी बात बताई। मैं बुरी तरह से रोना शुरू हो गई थी। वो मुझे कहने लगी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ करने की कोशिश करती हूँ। नहीं नहीं, तुम अपने पति से या जेठ से पैसे मांगोगी तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि तुम मेरी दीदी जैसी हो और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारा पति तुम्हें किसी बात पर ताना दे। रूपाली यहाँ से वापस चली गई थी और फिर अगले दिन जब आई तो उसने एक ऐसी अनोखी बात की जिसे सुनकर मैं बेयकीनी नज़रों से उसे देखती रही। तब वो मुझसे नज़र चुराकर कहने लगी कि इसमें तुम्हारा भी फ़ायदा है। अगर तुम इस बात को मान लो तो तुम भी फ़ायदे में रहोगी और मुझे भी फ़ायदा होगा। मेरी भी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। तुम जानती हो कि मैं किस कदर उदास हूँ। तुम मेरे पति से शादी कर लो, मुझे एक बच्चा दे दो। तुम्हारी जब मर्जी होगी तो मेरे पति को छोड़ देना, मगर एक बार मेरी ये बात मान लो। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। उसकी बात सुनकर मैं रो पड़ी थी। मेरी सहेली ने मेरे साथ ही क्या किया था। वो मेरी मदद करना चाहती तो कर सकती थी, मगर उसने मेरे साथ ये सौदा क्यों किया। उसने अपनी दोस्ती को क्यों बेच दिया। मैं जितना सोचती जा रही थी उतना मेरे दिल में दुख बढ़ता जा रहा था। एक तरफ तो मेरी माँ थी जिनके लिए मैं कुछ भी कर सकती थी, और दूसरी तरफ ऋतिक की मोहब्बत थी। मुझे उन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देनी थी। तब मैंने सोचा कि मुझे अपनी माँ की ज़िंदगी के लिए हाँ कर देनी चाहिए, मगर मैं क्या जानती थी कि मेरे साथ ये सब कुछ हो जाएगा। आज जब मेरी अपने पति के चेहरे पर नज़र पड़ी तो ये देखकर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि मेरे सामने मेरे पति के रूप में आकाश था। उसे इस वक्त अपने कमरे में देखकर मैं बुरी तरह से चिल्लाने लगी थी। तभी वो अपनी जगह से उठा, मेरे मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा कि आधी रात को शोर मत मचाओ, सब लोग सुनेंगे, घर में नौकर भी हैं और तुम्हारा आधी रात को यूं शोर मचाना ठीक नहीं है। उसके बाद में फूट फूट कर रो पड़ी और उसे कहने लगी कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे करीब आने की। तुम रात के इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। जानते हो अगर मेरे पति को पता चला तो क्या होगा। वो खामोशी से मेरे चेहरे की ओर देखता रहा। मैं लगातार उसे बुरा भला कह रही थी। तब वो कमरे से बाहर चला गया था। उसके बाद मैं अपने बिस्तर पर गिरकर रोती रही थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। अगर मेरे पति को पता चला तो न जाने वो मेरे साथ क्या करेंगे, और ये बात मैं रूपाली को भी नहीं बता सकती थी। ये मेरे ससुराल का मामला था और रूपाली को बताने का मतलब था कि ये बात मेरे पति तक भी पहुंच सकती थी, और मैं उनके दिल में अपने लिए किसी कसम का शक पैदा नहीं करना चाहती थी। फिर माँ ने मुझे कॉल की थी। आज मेरी तबीयत ख़राब है, आज तुम मेरे पास आकर रुक जाओ। रूपाली ने मुझे वो पैसे दिए जो उसने मेरी माँ के इलाज के लिए मुझे देने का वादा किया था। मैं वो पैसे लेकर घर आई तो माँ की तबीयत सख्त ख़राब थी। मैं उसी वक्त उन्हें लेकर बड़े अस्पताल में आ गई थी और अब मेरे पास पैसे आ चुके थे, इसलिए मैं खुले दिल से माँ का इलाज करवा रही थी। रूपाली ने मुझे कहा कि तुम जितने दिन उनके पास रहना चाहती हो तुम रह लो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम इस बात पर तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे।
जब मैंने अपने पति से बात की तो उन्होंने भी मुझे हौसला दिया। कहने लगे कि फ़िक्र मत करो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे कॉल कर देना। रूपाली और मेरे पति दोनों ही माँ को देखने के लिए आए थे। मेरा दिल रूपाली को देखकर उदास हो गया था। मैं उसके गले से लगकर रोने लगी। मैं बहुत परेशान थी। इस वक्त मैं जिस तरह के हालात से गुजर रही थी उसके बारे में ना तो मैं अपनी माँ को बता सकती थी और ना ही रूपाली को बता सकती थी। जब वो सब कुछ मुझे याद आता तो मैं डर से कांपती रहती थी। अगर मेरे पति को पता चलता तो न जाने वो मुझे अपनी ज़िंदगी से ही निकाल देते। ये सोचना ही था, मेरे लिए दुख की बात थी। मगर अब मैंने सब कुछ भुलाकर अपना सारा ध्यान अपनी माँ पर लगाया। उनका इलाज करवाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही थी। डॉक्टर को भी मैंने इस बात के बारे में बता दिया था कि मुझे पैसों की कोई कमी नहीं है, मेरी माँ का इलाज करने में कोई कमी न करे। डॉक्टर ने कितने ही टेस्ट कर लिए और फिर मैं इस उम्मीद पर थी कि मेरी माँ ठीक हो जाएगी। वो पहले की तरह मेरे साथ हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगेगी। मगर एक दिन डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बिठाया, मुझे पीने के लिए पहले पानी दिया और फिर मुझे कहने लगे कि हम आपसे माफ़ी चाहते हैं। ये बात बताते हुए मुझे भी तकलीफ़ हो रही है कि हम अपनी हर मुमकिन कोशिश करने के बावजूद भी अपनी माँ को नहीं बचा पा रहे हैं। उनकी बीमारी अब बहुत आगे बढ़ चुकी है। उनका कैंसर आखिरी स्टेज पर है। अब उनके साथ इलाज नामुमकिन है। अगर वक्त पर उनका इलाज करवा दिया जाता तो उनके ठीक होने के चांस थे। मगर अब हम आपको झूठी उम्मीद नहीं दिलाना चाहते। ये सुनकर मैं बहुत बुरी तरह से रो पड़ी थी। खुद को बहुत मुश्किल से संभाल कर मैं अपनी माँ के सामने आई थी। उन्हें मैंने किसी बात का एहसास नहीं होने दिया था। मगर इसके बावजूद भी मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही थी। डॉक्टर को भी मैंने कहा था कि आप अपनी हर मुमकिन कोशिश करें और मेरी माँ को बचा ले। दिन इसी तरह से गुजरते जा रहे थे। रूपाली और मेरे पति दोनों ही माँ को देखने के लिए आते थे। रूपाली मुझे हौसला देती और उसका साथ पाकर मैं बहल जाती थी। फिर 2 से 3 बार मेरा जेठ भी मेरी माँ को देखने के लिए आया था। वो जब भी आता था मुझे मोहब्बत भरी नज़रों से देखता रहता था। वो भी मेरी माँ को देखने के लिए आने लगा था। कितनी कितनी देर तक वो उनके पास बैठा बातें करता रहता था। मेरी माँ उसके साथ बहल जाती थी। वो उनके साथ इधर उधर की बातें करता। अब मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो बंदा दिल का बहुत ही अच्छा था। वो गरीबों का एहसास करने वाला था और अब मेरे दिल में उसके लिए नरम जज्बात पैदा होने लगे थे। मेरी माँ भी उसे बहुत पसंद करती थी। वो मुझे कहती थी कि अगर इसके साथ ये हादसा ना हुआ होता तो इस जैसा कोई दूसरा इंसान ही नहीं था। ये तो बहुत ही अच्छा इंसान है। लोग तो बाहरी शक्ल सूरत देखते हैं, इस सब में इस बेचारे का तो कोई कसूर नहीं है। ये तो इस हादसे के बाद से बदसूरत हो गया है। मुझे भी दिल ही दिल में शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मैंने उस इंसान को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। उसे देखकर ही ये फैसला कर लिया था कि जितना वो देखने में भयानक है उतना ही वो अंदर से भी बुरा है। अब मेरी माँ की तबीयत पहले से भी ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। अब उनके लिए अस्पताल में बहुत ज़्यादा भागदौड़ करनी पड़ती थी और ये सारी भागदौड़ आकाश ही करता था। मुझे कुछ पता नहीं चलता था कि कौन सा टेस्ट कहाँ से करवाना है, किस डॉक्टर को कब बुलाना है, और ये सारा कुछ आकाश ही करता था और मैं दिल ही दिल में एहसानमंद थी। मगर इस सब से कुछ हासिल नहीं हुआ था। मेरी माँ एक दिन मुझे रोते हुए छोड़कर इस दुनिया से चली गई थी। मैं बिखर के रह गई थी। ऐसे वक्त में रूपाली ही थी जिसने मुझे सहारा दिया था। वो मुझे कहने लगी, तुम्हारी माँ बहुत अच्छी थी, तुम उनके लिए ऊपर वाले से दुआ करो ताकि तुम्हारे दिल को भी सुकून मिले। काफ़ी दिन से मैं माँ के घर में ही थी। उनकी तस्वीरों को देखती रहती। कितने कितने घंटे उनके कमरे में बैठी रहती, उनसे अकेले बातें करती रहती। मुझे ऐसे लगने लगा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। ऐसे में रूपाली और मेरे पति घर में आते। वो मुझे हौसला देते, साथ चलने के लिए कहते और मैं उन्हें कुछ दिन बाद आने का कहकर टाल देती थी। मेरा जेठ भी रोज़ाना घर में आने लगा था। कितने कितने घंटे बैठा रहता था, मेरे चेहरे की तरफ देखता रहता। मगर मैं उसकी अच्छाई जानने के बावजूद भी उसके चेहरे की तरफ नहीं देख पाती थी, क्योंकि उसे देखकर मुझे डर का एहसास होता था। वो इस चीज़ को समझते हुए भी मेरे पास काफ़ी सारा समय गुजार कर वहाँ से चला जाता था। अब मैंने रूपाली में एक अजीब सी बात नोट की थी। उसका जिस्म बड़ा बड़ा सा लगने लगा था और अब वो पहले से खुश रहने लगी थी। मेरे पति भी बहुत खुश रहने लगे थे। मैं जब रूपाली से इस बात की वजह पूछती तो वो मुझे टाल दिया करती। न जाने मुझे ऐसा क्यों लगता था जैसे वो मुझसे कुछ छुपा रही थी, कोई ऐसी बात जो मेरे सामने होते हुए भी मुझे नज़र नहीं आ रही थी। मगर वो बात क्या थी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी।
अब जब काफ़ी सारे दिन बीत गए तो मैंने वापस जाने के बारे में सोच लिया था। फिर फैसला कर लिया था कि अब मुझे अपने घर जाना ही पड़ेगा। मुझे दिल ही दिल में इस बात का भी दुख था कि मैंने शादी करने में जल्दी कर दी थी। ये शादी तो मैंने अपनी माँ की वजह से की थी, मगर ऐसा करके भी उनकी जान नहीं बच पाई थी। अगर मैं आज रूपाली के पति के साथ शादी न करती तो आज फिर मैं ऋतिक को हासिल कर सकती थी। आज हम दोनों एक साथ ज़िंदगी गुजार सकते थे, मगर अब तो ऐसा मुमकिन ही नहीं था। और फिर कुछ दिन के बाद जब मैं घर गई तो रूपाली ने मुझे खुश दिली से घर में वेलकम किया था। अब फिर से रूटीन की ज़िंदगी शुरू हो गई थी। अभी भी मेरे पति कमरे में आने के बाद लाइट ऑफ कर दिया करते थे, मगर क्योंकि उस दिन का खौफ मुझ में सवार था, उसके बाद से मैं डर गई थी। इसलिए मैंने अपने पति को साफ कह दिया कि आज के बाद मैं कमरे की लाइट ऑफ नहीं करूँगी। ये सुनकर वो हैरान रह गए। तब मैंने उन्हें बताया कि मेरे साथ एक ऐसा हादसा गुजर चुका है जो मैं चाहकर भी आपको नहीं बता सकती, मगर आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मुझसे कभी भी पूछेंगे भी नहीं। और फिर मेरे पति कमरे से बाहर चले गए थे। उसके बाद 2 दिन गुजर गए थे, अभी तक मेरे पति रात को कमरे में नहीं आए। इस बात पर मुझे हैरत होती थी कि आखिर उन्हें लाइट ऑन करने की बात पर एतराज़ क्यों था। मुझे दिल ही दिल में शक होने लगा था कि कहीं कुछ गलत तो नहीं था। जो कुछ उस दिन मैंने देखा था, क्या वो मेरा जेठ उस दिन इस कमरे में क्या कर रहा था? कहीं ऐसा तो नहीं कि रोज़ाना मेरा जेठ ही पति की बजाय मेरे कमरे में आ जाता हो? ये सोचकर मैं कानों कान रह गई। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और फिर कुछ दिनों से मेरी तबीयत भी ख़राब रहने लगी थी। मैं रूपाली के साथ डॉक्टर के पास गई तो वो मेरा चेकअप करने के बाद रूपाली से कहने लगी कि ऊपर वाले ने चाहा तो वो आप दोनों को बेटा देगा, और आपको देखकर साफ अंदाज़ा हो रहा है कि आपका बेटा ही होगा। ये सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। रूपाली की तरफ देखा तो उसके चेहरे का रंग बदल गया था। रूपाली घबरा गई थी। मैंने रूपाली से पूछा कि डॉक्टर ये सब क्या कह रही है? वो मुझे कहने लगी कि तुम घर चलो, मैं तुम्हें घर जाकर सब बताती हूँ। जब तक हम लोग घर आए मैं यही सब कुछ सोचते सोचते परेशान हो गई थी। घर आने के बाद रूपाली कहने लगी कि डॉक्टर को गलत फहमी हुई होगी। वो न जाने किस वजह से ये बात कह रही थी। हालांकि वो जानती है कि मेरी शादी को तो इतने साल गुजर चुके हैं और अभी तक मेरे बच्चे नहीं हैं। उसकी बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी। कुछ दिनों के बाद से रूपाली की तबीयत ऐसी हो गई थी जिसे मैं चाहकर भी नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। उसका पेट बाहर निकलने लगा था और उसकी खुशी देखकर अंदाज़ा होता था कि यकीनन उसकी बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली थी। शायद वो माँ बनने वाली थी, मगर वो मुझसे ये बात क्यों छुपा रही थी? मुझे इस बात की कुछ समझ नहीं आ रही थी। एक दिन मैंने उसे अपने पति से बात करते हुए सुन लिया तो मैं सीधा उनके कमरे में गई और उन्हें कहने लगी कि मुझे आखिर सच सच बताओ, ये सब क्या ड्रामा है? तुमने मुझसे ये बात क्यों छुपाई कि तुम माँ बनने वाली हो? अगर तुम्हें औलाद की खुशी मिलने वाली थी तो तुमने अपने पति की शादी मुझसे क्यों करवाई? मेरी बात सुनकर वो दोनों एक दूसरे को देखने लगे। तभी रूपाली कहने लगी कि हम इससे ज़्यादा वक्त सच नहीं छुपा सकते। एक ना एक दिन तो उसे सच पता चलना ही था, तो क्यों ना आज ही हम इसे सारी सच्चाई बता दें। उनकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई। मुझे ऐसे लगने लगा था जैसे वो मुझे कोई ऐसी बात बताने वाली है जिसे सुनकर मुझे धक्का लगेगा। तब उन दोनों ने मुझे अपने पास बैठने को कहा। जब मैं उनके सामने बैठ गई तो वो कहने लगे कि आकाश छोटा सा था तो वो बहुत ही प्यारा बच्चा था। उसे देखकर हर कोई उससे प्यार करता था। एक दिन वो बाबा के साथ मेले में गया था और फिर बाबा के हाथ से उसने अपना हाथ छुड़ा लिया था। वो वहाँ से भागने लगा था। एक जगह पर ठोकर खाकर गिर गया था। उसका चेहरा जलती हुई तेल की कढ़ाई में जा लगा था, जिसकी वजह से उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। उसी वक्त उसे डॉक्टर के पास लेकर जाया गया। उसके चेहरे का इलाज कराने की कोशिश की गई, मगर उसका चेहरा ठीक नहीं हो सका। डॉक्टर का कहना था कि वक्त गुजरने के साथ साथ जब वो बड़ा हो जाएगा तो सर्जरी की मदद से उसका चेहरा ठीक किया जा सकता है। ये सुनकर माँ बाबा हम खामोश हो गए थे कि उनके पास डॉक्टर की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। मगर बड़ा होने पर भी जब उसे सर्जरी के लिए लेकर गए तो तब भी तमाम डॉक्टर ने मना कर दी थी। उनका कहना था कि आकाश का चेहरा अब कभी भी ठीक नहीं हो सकता। सर्जरी करवाई गई तो उसका चेहरा खराब हो सकता है। और ये सुनकर हम सभी परेशान हो गए थे। आकाश का कहना था कि वो जैसा भी नज़र आता है वो ठीक है, उसे खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है। मगर हर किसी की सोच ऐसी होती है। उसके लिए रिश्ता देखा जाता था तो लड़की उसे देखकर इनकार कर देती थी। उसका पैसा कुछ भी उसके काम नहीं आया था। उसकी शक्ल सूरत को देखकर लड़कियां नफरत से मुंह मोड़ लिया करती थी।
यहाँ तक कि उसे एक लड़की से बेतहाशा मोहब्बत हो गई थी। वो लड़की के लिए जान भी दे सकता था, मगर वो लड़की उसकी शक्ल देखने के लिए तैयार नहीं थी। हमारी शादी पर भी उसने तुम्हें देखा तो तुम्हें देखते ही तुम पर दिल हार गया था। वो तुमसे शादी करना चाहता था, मगर हम लोग जानते थे कि तुम भी बाकी लड़कियों की तरह उसे देखकर ही नज़र फेर लोगी। तुम्हारे बारे में पता था कि तुम ऋतिक को पसंद करती थी, और यकीनन तुम दोनों शादी भी करने वाले थे। मैं जब भी रूपाली से तुम्हारे बारे में इस चीज़ के लिए कहता था तो ये बताती थी कि तुम कभी भी नहीं मानोगी। आप कोई और लड़की अपने भाई के लिए देख लें। और फिर उसी दिन जब रूपाली ने मुझे तुम्हारे मास्टर जी के बारे में बताया तो मेरे जहन में ये ख्याल आया कि मैंने रूपाली से कहा कि वो तुमसे बात करे, कि तुम्हें वो इस तरह ट्रैप करने की कोशिश करे। हो सकता है कि यूँ तुम हमारी बातों में आ जाओ। और ऐसा ही हुआ था जैसा मैंने सोचा था। रूपाली ने तुम्हें जज्बाती तौर पर ब्लैकमेल किया था, क्योंकि इस वक्त तुम खुद भी जज्बाती हालात से गुजर रही थी। तुम जज्बात में बहकर यह फैसला कर गई थी कि तुम ये चाहने लगी थी कि तुम अपनी सहेली को खुशी दो। अगर रूपाली की ज़िंदगी में तुम्हारी वजह से बाहर आ रही है तो तुम इसकी मदद करो। मैंने रूपाली को खुद ही इस बात से मना किया था कि वो तुमसे आकाश के बजाय मेरा जिक्र करे, और ऐसा ही हुआ क्योंकि इन दिनों हमें औलाद की खुशी की खबर मिल गई थी। और फिर मैंने रूपाली को खुद ही मना कर दिया कि वो तुम्हें ये बात न बताए। उस दिन जब तुमने आकाश को देख लिया तो तब हमें इस बात का डर था कि तुम शायद कभी दोबारा वापस ना हो, शायद तुम हकीकत तक पहुंच जाओ, मगर तुम सच जानकर भी उससे अनजान बनी रही थी। अब हम तुमसे सच को नहीं छुपा सकते। तुम्हारी शादी मुझसे नहीं बल्कि आकाश के साथ हुई है, और यह हकीकत तुम्हारी माँ भी जानती थी। ये सब सुनकर मेरा मुंह खुला का खुला रह गया था। मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे साथ ये सब क्या हुआ था, और मुझे रूपाली पर गुस्सा था कि वो मुझे सच बता सकती थी। मैं उस वक्त इस कदर मजबूर थी कि मैं कोई भी फैसला कर सकती थी, उसके जेठ के साथ शादी कर सकती थी। और फिर मैंने इस हकीकत को तो अपना लिया था। वैसे भी मैं ये जान गई थी कि ऊपरी शक्ल सूरत कुछ भी नहीं होती, इंसान का दिल अच्छा होना चाहिए। यकीनन मेरे पति का दिल बहुत अच्छा था। वो मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे, और मेरी माँ भी तो उन्हें पसंद करती थी। यकीनन मेरी माँ ने उनकी अच्छाई को देख लिया था। आहिस्ता आहिस्ता मैंने इस रिश्ते को अपना लिया तो मेरे पति इस बात पर बहुत खुश थे। वो मेरा शुक्रिया अदा करते नहीं थकते थे कि मैं उनकी ज़िंदगी में शामिल होकर उनकी ज़िंदगी में बाहर लेकर आई हूँ। रूपाली मुझसे बहुत खुश थी। मैंने उसके फैसले की लाज रख ली थी। अब हम दोनों एक ही घर में सहेलियों की तरह रहने लगे थे। कुछ समय बाद ऊपर वाले ने हम दोनों को बेटे दिए थे। हम दोनों इस बात पर खुश थे कि हमारी ज़िंदगी पूरी हो गई थी। मेरी ज़िंदगी में जो कुछ भी कमी थी वो दूर हो गई थी, और अब मेरे दिल में किसी बात का कोई मलाल नहीं था। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और हाँ, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।